हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित पांडे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th NCERT मैथ के एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जो इसका पहला टॉपिक है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। वैसे इसके बारे में तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका जो नाम है हम लोग अब पढ़ेंगे कक्षा 10 में। तो यहाँ पे देखते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो है। यहाँ पे जो होता है कि हमारा जो भाज्य संख्या होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। समझते हैं इधर, जो हमारा ये भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या, इसे हम लोग क्या करते हैं, संख्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। यही होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं, उसके गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि सर ये भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, हम लोग भूल चुके हैं, एक बार रिकॉल करवा दीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, एक से बड़ी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल में हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, इसी प्रकार से आगे है। अब उसके बाद आता है बात भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो होता है, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य संख्या न हो, जो अभाज्य संख्या न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। या हम लोग बोल सकते हैं एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल इसका भी हम लोग देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, हो जाएगा 4, 6, 8, 10, 12, इसी प्रकार से आगे होगा। ये सब क्या है, हमारा भाज्य संख्या, और ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। ये तो यहाँ पे कह रहा है। अब हम लोग चलते हैं अपने फिर से जो हमारा प्रमेय यहाँ पे थ्योरम दिया हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये जो भाज्य संख्या होता है इसे हम लोग क्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग को दे दिया कि ये 30 को हमें लिखना है। तो 30 हमारा क्या है, 30 एक हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। इसे हमें लिखना है किसके रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 30 को हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से ले जाएंगे। तो 2 से ले जाएंगे, यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग 3 से ले जाएंगे, ये 5 हो जाएगा। फिर 5 से ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये 30 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5, ये चीज़। तो 30 हमारा एक भाज्य संख्या है, लेकिन 2, 3, 5 ये सब क्या है, एक अभाज्य संख्या है। जब ये अभाज्य संख्या है और इसके हम लोग क्या किए, गुणा कर दिए, तो ये क्या हुआ, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। यही हमारा क्या है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये चीज़ बस यही है। इसका यूज हम लोग LCM HCF निकालने के लिए करेंगे। यूज जैसे जैसे आता जाएगा हम बताते चलेंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं कि एग्जाम्पल करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अपना ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है NCERT का, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इस टाइप का क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में भी दिया है, आप लोग उसे भी कर सकते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है संख्याओं
4 पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। अब आप लोग कहोगे सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, कैसा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन के कहने का क्या मतलब है, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई संख्या यहाँ पे n है, n के ऊपर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। n है जो एक प्राकृत संख्या है, मतलब 1 2 3 इसी प्रकार से आगे है, प्राकृत संख्या है। अब इसके बाद बात आता है कि 4 के पावर n में बोला है कि क्या n का कोई ऐसा वैल्यू है, मतलब इसमें से हम लोग कोई भी n का वैल्यू ऐसा रखें जिसके लिए जो इसका मान होगा, 4 के पावर n का जो वैल्यू होगा उसका जो अंतिम अंक होगा क्या 0 होगा, अंतिम अंक क्या 0 होगा, यही हमें बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इसे इस प्रकार से करें 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, तो इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत जो होगा बढ़ा जाएगा और फिर पता नहीं आएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो तो इन्फिनिटी तक है, हम लोग कब तक चेक करेंगे, कब तक मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसी भी संख्या के अंत में 0 किस प्रकार से आता है, मतलब क्या चीज़ करने से हमें 0 मिलता है किसी भी संख्या के। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये 40 हो गया, 40 हुआ, तो इसमें क्या होता है कि ये 4 गुणित्ते 10 है, तो इसमें ये चीज़ हुआ 0, मतलब लास्ट में क्या आया 0। अगर यहाँ पे 400 हो तो भी हम लोग क्या लिखेंगे, 4 गुणित्ते 100 लिखेंगे, और 100 को भी हम लोग कर सकते हैं 4 गुणित्ते 10 गुणित्ते 10। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या के अंत में हम लोग को 0 लाने के लिए क्या करना पड़ता है, 10 से गुणा करना पड़ता है, मतलब वो 10 का क्या हो, गुणा के रूप में हो, तभी उस संख्या में क्या आएगा, अंतिम जो अंक होगा वो क्या आएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग अब विचार करते हैं, देखते हैं, ये 40 को ही लेके छोटे से एग्जाम्पल में ही हम लोग समझ जाएंगे। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 5। ये 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित्ते 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात ये समझ में आया कि किसी भी संख्या में अगर 2 गुणित्ते 5, 2 और 5 गुणा के रूप में है, तो उस संख्या के अंत में जो हमारा उस संख्या का अंतिम अंक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये चीज़ आ गया। जैसे यहाँ पे ये 50 हो गया, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित्ते 10, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित्ते 2 गुणित्ते 5, ये चीज़ लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 2 गुणित्ते 5 के घाते 2। तो एक बात समझ में आया कि 2 और 5 गुणा के रूप में होना चाहिए, पावर चाहे जितना हो, पावर से हम लोग को मतलब नहीं है कि मतलब इसका घात कितना है, इसमें घात नहीं है, इस सबसे मतलब नहीं, बस ये होना चाहिए 2 गुणित्ते 5 के रूप में हो वो संख्या जो हमारा हो, वो 2 गुणित्ते 5 भी उसमें उपस्थित हो, तो क्या होगा, उसका जो अंतिम अंक होगा वो 0 होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 4 के पावर n, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 के पावर n, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब हम लोग ये 2 × 2 जो लिखा हुआ है इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और पूरे के पावर कितना है n, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2n। यहाँ तक होगा, मतलब 4 के पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2n। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या गुणा के रूप में 5 है, इसके साथ गुणा के रूप में 5 है, गुणा के रूप में 5 नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पावर n 5 गुणा के रूप में नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, 5 गुणा के रूप में नहीं है, अतः 2 गुणित्ते 5 युग्म नहीं बना, अतः
4 पावर n, तो 4 पावर n का अंतिम अंक 0 नहीं होगा। हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो 4 के पावर n का वैल्यू आएगा उसका जो लास्ट वाला अंक होगा वो क्या होगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से जो हम लोगों को दिया हुआ है एक्सरसाइज में, वो दिया हुआ है 6 के पावर n के क्या अंतिम पद 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इस प्रकार से 2 × 3 के पावर कितना हो जाएगा n, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर n, 2 के पावर n × 3 के पावर n। ये चीज़ हुआ। यहाँ भी क्या हुआ, 5 के गुणज के रूप में नहीं है, मतलब 5 गुणा के रूप में नहीं है, तो इसका भी अंतिम जो अंक होगा वो क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, फिर उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और इसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग बताएंगे इसका जांच भी करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना A और B कोई भी 2 संख्याएं हैं। जब कोई भी 2 संख्याएं हैं तो A और B का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, HCF AB गुणित्ते कितना हो जाएगा, LCM AB। मतलब कहने का ये है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होगा, दोनों संख्याओं के मौसा और दोनों संख्याओं के लसा के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और फिर इसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग वेरीफाई करेंगे, मतलब हम लोग जांच करेंगे इससे कि क्या ये चीज़ सत्य है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो हमारा अंकगणित का आधारभूत उसी से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 6 एक भाज्य संख्या है, इसे हम लोग अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखेंगे। लिखना हम लोग जानते हैं इस प्रकार से। हम लोग क्या करेंगे, 2 से ले जाएंगे, यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 से ले जाएंगे 1। मतलब हम लोग 6 को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 × 3। इसी प्रकार से ये दिया हुआ है 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 5 से ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हम लोग 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। अब इसके बाद हम लोग को ज्ञात करना है HCF के बारे में हम लोग पहले से ही पढ़ते आए हैं, एक्सरसाइज 1.1 में भी पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, और फिर इससे भी हम बताए थे वहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में। अब यहाँ पे हम लोग HCF निकाल रहे हैं 6 और 20 का। यहाँ पे हम लोग HCF निकाल रहे हैं 6 और 20 का। तो HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो वही होगा, जो दोनों में कॉमन हो उसी का गुणनफल होता है। तो इन दोनों में कॉमन कितना है, ये 2, तो ये हम लोग लिख दिए 2। तो ये HCF कितना आ गया, 2। अब बात आता है LCM का। तो LCM जब हम लोग निकालते हैं 6 और 20 का, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो कॉमन हो उसे भी लेंगे और जो कॉमन न हो उसे भी लेंगे। तो यहाँ पे ये तो कॉमन था तो इसे हम लोग ज्यों कहते हैं लिख दिए, और जो कॉमन नहीं है, ये 3 कॉमन नहीं है तो इसे भी लिख दिए, और ये 2 तो कॉमन हो चुका है, ये वाला भी 2 बचा हुआ है तो इसे लिख दिए, फिर उसके बाद ये 5। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 5 × 60। तो यहाँ पे हमारा जो ये आ गया LCM 6 और 20 का, वो कितना आ गया, 60 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं इसका जांच। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग जांच करते हैं, देखते हैं क्या ये जो हम अभी को बताए हैं ये चीज़ सही है कि नहीं।
तो यहाँ पे हमें 6 और 20 का हमें HCF और LCM निकालना था, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो जब दो संख्याओं के गुणनफल से देखेंगे तो 6 गुणित कितना हो जाएगा 20 बराबर HCF कितना आया है 2 गुणित LCM कितना है 60। अब यहाँ पे जब हम लोग गुणा करेंगे 6 दूनी 12 मतलब 120, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 चंग 12 120। तो दोनों क्या हुआ बराबर आ गया, मतलब ये चीज़ सत्य है। इस प्रकार से हम लोग इसका जांच भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, और हम लोग आगे चलते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहेंगे कि ये केवल 2 ही संख्याओं के लिए सत्य है। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि अगर यहाँ पे 3 संख्या दे दे तो इसके लिए भी सत्य होगा। 3 संख्याओं के लिए ये कभी भी सत्य नहीं है कि 3 संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो तीनों संख्याओं के मस और तीनों संख्याओं के लस जो होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा, ऐसा कतई नहीं होगा। बस ये 2 संख्याओं के लिए सत्य है, उसके लिए दूसरा होता है वो, हालांकि आप लोग के चैप्टर में, आप लोग के सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। इसमें दिया हुआ है संख्या 6, 72 और 120 का भाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया है उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 6 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से ले जाएंगे तो ये 3 होगा, 3 से ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। मतलब हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 3। इसी प्रकार से दिया हुआ है 72, और 72 का हम लोग खंड करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 2 से ले जाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 36, फिर यहाँ पे 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 18, फिर 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 से ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। तो 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, इस प्रकार से। इसी प्रकार से दिया हुआ है 120 को भी हम लोग देखते हैं। 120 का हम लोग खंड करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 60, फिर 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 30, फिर 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 15, और यहाँ पे 3 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे 5 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 को 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे देखिए एक तरीका तो जो बताए हैं उससे करते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग ज्ञात करेंगे HCF सबसे पहले 6, 72 और 120 का HCF। तो HCF में हम बताए हैं जो जितना संख्या दिया रहे उसमें जो कॉमन हो वही। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 2 क्या है कॉमन है, तो ये हो गया 2। फिर उसके बाद देखें तो ये 3 और ये 3 क्या है कॉमन है, तो इसे लिख दें। तो HCF कितना आ गया 6। HCF जो हमारा है 6, 72 और 120 का वो कितना आ गया 6। अब हम लोग निकालते हैं LCM 6, 72 और 120 का। तो यहाँ पे LCM जब हम लोग निकालेंगे तो हम बताए थे कि सबसे पहले तो कॉमन वाले को ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन था 2 ले लिए, फिर उसके बाद क्या कॉमन था 3 कॉमन था 3 ले लिए, ये चीज़। अब ये 2 और ये 3 खत्म हो गया। अब हमारा क्या बचा है, यहाँ से 2 बचा हुआ है, 2 और 1 2 और बचा है, ये वाला 2 हो गया ये। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये दोनों 2 गया। यहाँ से हमारा क्या बचा हुआ है 3, और यहाँ से क्या बचा हुआ है 5। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले 2 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24, और यहाँ पे कितना हो गया 15। अब हम लोग करेंगे 15 चौका 60, 15 दूनी 30 30 और 6 36। तो यहाँ पे कितना आ गया, जो हमारा LCM होगा
वो कितना होगा 672 और 120 का वो होगा 360। यहाँ तक हम लोग करें, ये चीज़ हो गई। इस प्रकार से कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सभी टॉपिक और जो एग्जाम्पल है अच्छे समझ में आया होगा। तो अब आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को शेयर करिए, और जितना हो सके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाइए। और अब जल्दी जल्दी आप लोग के बीच वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद।